आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप नामदेव आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय में अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के अंतर्गत यौगिकों के सूत्र लिखना, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कैसे याद रखना है, ये आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना एवं मूल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। कोई भी यौगिक होता है वह दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय हम उसके जो संघटक तत्व हैं उनको लिखते हैं, उनका प्रतीक लिखते हैं और उनकी जो संयोजकताएं होती हैं, संयोजकताओं के आधार पर उनको मिलाते हैं और लिखते हैं। क्योंकि तत्वों की अपने आप में कोई ना कोई क्षमता होती है, दूसरे तत्व के साथ मिलने की क्षमता होती है, तो उस क्षमता को हम यहाँ पर संयोजकता बोलते हैं और संयोजकता के आधार पर हम उनको एक दूसरे से संयोजन करके लिखते हैं। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति को अथवा क्षमता को उस तत्व की संयोजकता भी कहते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र कैसे लिखा जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड में दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर, और हम जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और सल्फर की कितनी होती है, -2 होती है। तो ऐसा कह सकते हैं हम हाइड्रोजन की संयोजकता जब +1 है तो इसको मानेंगे हम 1 किलो का बांट। अगर तराजू की बात करें तो ये 1 किलो का बांट है, और सल्फर की संयोजकता -2 है तो इसे मानेंगे हम 2 किलो का बांट। और किसी भी यौगिक में ये जो संयोजकताएं हैं वो बैलेंस होती हैं, जितने प्लस उतने ही माइनस, अर्थात जितने बांट दूसरे पल्ले पर होंगे उतने ही बांट पहले पल्ले पर भी होंगे। तो हाइड्रोजन को जब 1 किलो का बांट माना है तो इस पल्ले पर 1-1 किलो के 2 बांट आएंगे, और सल्फर की बात करें तो सल्फर 2 किलो का बांट है तो उस पल्ले पर 1 ही बांट आएगा 2 किलो का, अर्थात सल्फर 1 लिखा जाएगा। तो इस तरह से सूत्र क्या बनेगा, H2S, अर्थात हाइड्रोजन को 2 लिखा जाएगा और सल्फर को 1 लिखा जाएगा। एक संख्या प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम कुछ ना लिखें तो सही रहेगा। तो सल्फर के आगे हम 1 नहीं लिखेंगे, तो सूत्र क्या बना, H2S। यहां पर हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देखें। यहां पर हाइड्रोक्साइड है बहुपरमाणविक आयन। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2+, आवर्त सारणी में दूसरे समूह का ये तत्व है। और OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी संयोजकता होती है -1। तो कैल्शियम 2 किलो का बांट, हाइड्रोक्साइड 1 किलो का बांट, तो एक पल्ले पर कैल्शियम 1 रखा जाएगा और हाइड्रोक्साइड कितने रखे जाएंगे, 2 रखे जाएंगे यहाँ पर। तो सूत्र क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोष्टक लगाना पड़ेगा। कोष्टक इसलिए लगाना पड़ेगा, अगर बिना कोष्टक के 2 लिख देते तो ऐसा लगता कि हाइड्रोजन 2 लिखे हैं, ऑक्सीजन तो 1 ही है, लेकिन अपन को ऑक्सीजन भी 2 करना है और हाइड्रोजन भी 2 करना है, तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद करके ही लिखा जाएगा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना। यहां पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। ये भी एक बहुपरमाणविक आयन वाला यौगिक है, जिसमें कार्बोनेट में 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसे CO3 से प्रदर्शित करते हैं और इसकी संयोजकता होती है -2, और सोडियम की होती है +1। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, Na2CO3। Na के आगे 2 लिखा जाएगा क्योंकि एक संयोजकता है और CO3 की 2 संयोजकता है, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें सोडियम के साथ में 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं हम अमोनियम सल्फेट का सूत्र कैसे लिखते हैं। अमोनियम 1+ संयोजकता होती है और SO4
अर्थात सल्फेट की -2 संयोजकता होती है। तो इनकी संयोजकता को संतुलित करने के लिए हमें NH4 को ब्रैकेट के अंदर लिखकर यहाँ पर कितने लिखना है, 2 लिखना है। तो सूत्र क्या होगा, NH4 ब्रैकेट के अंदर और 2 लिखेंगे, SO4 लिखना बाद में पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या सूत्र बना, NH4 का होल ट्वाइस SO4। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, NaNO3। Na भी एक प्लस का और NO3 एक माइनस संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो NaNO3 लिखा जाएगा यहां पर। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और यहां एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, Al2O3। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3+ और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। तो एक तरफ 3 किलो का बांट, दूसरी तरफ 2 किलो का बांट। 3 किलो के जो बांट हैं उन्हें 2 लिखना पड़ेगा, तो 6 किलो, और 2 किलो के जो बांट हैं वो कितने रखना पड़ेंगे, 3, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर ये संयोजकता बैलेंस हो गई। सूत्र क्या बनेगा, Al2O3। एल्यूमिनियम को यदि 3 किलो का बांट बोला है, 3+ का काम यहाँ पर कर रहा है, ये 3 इसकी संयोजकता है, तो एल्यूमिनियम के आगे हमें 2 लिखना होगा, Al2O3। तो इधर प्लस कितने हो गए, 6, और माइनस भी कितने हो गए, 6। तो इस तरह से सूत्र क्या बनेगा, Al2O3। इसी तरह से आप ये HCl कार्बन टेट्राक्लोराइड के सूत्र भी बना लेंगे। अब देखते हैं हम परमाणु द्रव्यमान कैसे याद रखें। यदि हमको परमाणु क्रमांक मालूम है तो परमाणु द्रव्यमान भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन से देखें हम परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक, और यहाँ 30 तक के हम परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों के हम परमाणु द्रव्यमान याद रखने का तरीका देख रहे हैं। तो जितने सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनको उतनी ही संख्या जोड़ देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। जैसे हमने हीलियम में कितना जोड़ा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसको 2 जोड़ के तो परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 4। कार्बन का कितना है, 6 परमाणु क्रमांक, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 12। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो यहां पे इस तरह से इनको याद रख सकते हैं हम। ये आप देख लें, ये ऊपर वाली लाइन में हमने लिखे हैं सम संख्या वाले और नीचे वाली लाइन में लिखे हैं विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक। विषम संख्या परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना। तो ऊपर वाली लाइन को देखें हम, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 ये परमाणु क्रमांक लिखे हैं। और यहाँ पे हम छोड़ेंगे किसको, 4 को छोड़ रहे हैं और 18 वाले को छोड़ रहे हैं। इसका तरीका बाद में देखेंगे अपन। और यहाँ पर 7 को हम लिख रहे हैं क्योंकि 7 में 7 को जोड़ेंगे, तो बस इन 3 को छोड़ दें तो बाकी सम संख्या वाले जितने भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनमें उतनी ही संख्या जोड़ेंगे तो उनका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 2 है उसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 वाले में 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 8 वाले में 8 जोड़ेंगे तो 16, 10 वाले में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 12 वाले में 12 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 14 में 14 जोड़ेंगे तो 28, 16 में 16 तो 32, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40। और यहाँ पर नाइट्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, इसको ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर 4 और 18 को हमने छोड़ रखा है। तो दूसरी वाली लाइन में हम देखते हैं विषम संख्या वाले जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनमें जितना उनका परमाणु क्रमांक होता है उससे एक ज़्यादा संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे 3 में 4 को जोड़ेंगे, 5 में 6 को जोड़ेंगे, 9 में 10 को जोड़ेंगे, 11 में 12 को जोड़ेंगे, 19 में 20 को जोड़ेंगे। लेकिन 4 वाला जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है और 18 वाला परमाणु क्रमांक वाला तत्व है
उसको ध्यान रखना है आपको। तो 4 वाले में कितना जोड़ेंगे आप? 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। और 18 वाले में कितना जोड़ेंगे आप? 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। इन दोनों को ध्यान रखेंगे। और 7 वाले को हमने ध्यान पहले ही रख लिया है। तो 7 विषम संख्या वाला है, लेकिन उसमें उतनी ही संख्या को जोड़ा तो कितना आया इसका परमाणु द्रव्यमान? 14। तो ये नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 14। इसमें 7 को जोड़ना पड़ेगा। आगे हम 21 से 30 तक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी याद रखना सीख लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम 21, 22, 23, 24, 25। इसमें एक संख्या याद रख लो आप, 3, 4, 5, 4, 5। क्या बोला हमने? 3, 4, 5, 4, 5। तो ये संख्या आप याद रखें। तो जैसे 21 में कितना जोड़ेंगे आप? 24, उससे 3 ज़्यादा वाला। फिर अगला हमने क्या बोला था? 4 बोला था। तो 22 में क्या जोड़ेंगे आप? 26, उससे 4 संख्या ज़्यादा वाला। फिर 23 में 5 संख्या ज़्यादा वाला। 24 में 4 संख्या ज़्यादा वाला। और 25 में 5 संख्या ज़्यादा वाला जोड़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो जिसका परमाणु क्रमांक 25 है उसमें कितना जोड़ेंगे आप? 30। तो परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 55। अब देखिए हम 26, 27, 28, 29, 30 जिनके परमाणु क्रमांक हैं उनमें कितना जोड़ेंगे आप? तो आप क्या याद रखेंगे? यहां पर 4, 5, 3, 6, 6। तो ये आप याद रखेंगे यहां पर। तो यहां पर 26 में कितना जोड़ें आप? 4, तो 56। 27 में 5 तो 59। 28 में 31 तो 59। 29 में 35 जोड़ेंगे, 6 ज़्यादा वाला जोड़ेंगे तो 64। और 30 में 36 जोड़ेंगे तो 66 परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो कोई भी यौगिक है, कोई भी अणु है, उसका आणविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो यदि हमें परमाणु द्रव्यमान पता है तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो अणु में जितने भी तत्व हैं उनके हरेक के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या का गुणा कर लेते हैं और सबको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मीथेन में देखें तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन? तो कार्बन 1 है तो 1 लिखा, गुणा करेंगे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12। यहां पर U लिखा है, U का अर्थ है परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फिर हम धन का चिन्ह लगाएंगे और 4 लिखेंगे। यहां पर 4 किसके लिए लिखा? हाइड्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, उसमें गुणा करके लिखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 4 गुणित 1 कितना हुआ? 4। तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 16U। तो ये क्या आ गया? मीथेन का आणविक द्रव्यमान। तो मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ यहां पर? 16। अब जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 2, तो हमने 2 लिखा। फिर गुणा करेंगे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान से। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो कितना हुआ? 2 × 1। प्लस लिखेंगे हम 1, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितनी है? 1। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 1 × 16 कितना हुआ? 16। और 2 हाइड्रोजन के लिए था तो कितने हो जाएंगे यहां पर? 18। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा यहां पर? 18। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। यहां पर हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन यहां पे 3 है। तो 1 गुणित हाइड्रोजन का द्रव्यमान, 1 गुणित नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और 3 गुणित
ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। 1 गुणा 1 हाइड्रोजन के लिए हो गया, 1 गुणा 14 नाइट्रोजन के लिए हो गया, और 3 गुणा 16 ऑक्सीजन के लिए हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर 3, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 14 + 48, तो बराबर कितना हो जाएगा 63। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 63। तो आप अपनी किताब में जितने भी यौगिक के नाम दिए हों सबके आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको उनका परमाणु द्रव्यमान पता है तो आप जरूर आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। तो सूत्र द्रव्यमान भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया था, बस अंतर कितना सा आएगा कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग कब करते हैं, जब उसके संघटक क्या हो, आयन। तो अंतर बस इतना आएगा कि यहाँ पर जो भी यौगिक होगा वो आयनिक यौगिक होगा और उसके संघटक इकाई क्या होंगी, आयन होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं NaCl में Na+ आयन है और Cl- आयन है। तो सोडियम क्लोराइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 1 गुणा सोडियम परमाणु का द्रव्यमान। तो सोडियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 23 प्लस 1 लिखेंगे हम क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन भी 1 है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो कितना हो जाएगा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान 58.5। कैल्शियम क्लोराइड का भी ज्ञात कर लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। यहाँ पर 1 कैल्शियम है, क्लोरीन 2 है, तो 1 गुणित कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस 2 गुणा क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, तो 1 गुणा 40। तो 1 किसके लिए लिखा है, कैल्शियम की संख्या के लिए लिखा है, और 40 यहाँ पर क्या है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, और 2 लिखा है हमने क्लोरीन की संख्या के लिए, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो 40 प्लस 71, तो 71 क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया द्रव्यमान हो गया, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो टोटल कितना होगा 111 U। तो कैल्शियम क्लोराइड का हम बता सकते हैं कितना होगा, इकाई सूत्र द्रव्यमान 111। अब हम मूल संकल्पना देखते हैं। एक हम अभिक्रिया लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ क्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं। इसको दूसरे तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु के 4 द्रव्यमान ऑक्सीजन अणु के 32 द्रव्यमान के साथ संयोग करके जल के 36 द्रव्यमान बनाते हैं। तो अभी हम अणुओं की संख्या की बात कर रहे थे, अब द्रव्यमान की बात करने लगे। तो संख्या और द्रव्यमान का संबंध यहाँ पर है, ये बात स्पष्ट हुई। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान को अणु और परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, मोल से प्रदर्शित करेंगे। तो किसी परमाणु, अणु या आयन अथवा कण के 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होंगे जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इसे आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इसे N0 से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ का 1 मोल
उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु। तो किसी पदार्थ के 1 मोल में, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, की संख्या निश्चित होती है। जैसे एक कार्बन का परमाणु है 1 मोल 12 ग्राम का, तो उसमें कितने परमाणु होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन। हाइड्रोजन होगा तो उतने ही, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। कोई भी कण या आयन होगा तो उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान हो, यदि सोडियम होगा तो 23 होगा, और कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। और कोई अणु होगा, जैसे H2O होता है अणु, तो उसका आणविक द्रव्यमान 18 होगा, और अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर परमाणु हो, अणु हो अथवा आयन हो, उसका 1 मोल होगा किसके बराबर? 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम अपनी बुक के कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। उदाहरण 3.3। तो 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल उपस्थित होंगे? ये पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर हीलियम की मात्रा दी है स्मॉल m। मोलर द्रव्यमान देखें हीलियम का तो कितना होता है? 4 होता है आणविक द्रव्यमान इसका। तो मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो n का सूत्र क्या होगा? n बराबर स्मॉल m बटे m। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 52/4। तो कितने मोल आ जाएंगे? 13 मोल आ जाएंगे। तो हीलियम कितना है? 52 ग्राम हीलियम है। और यदि हम बोलते 104 ग्राम हीलियम यहाँ पर होता तो कितना आ जाता फिर? 104/4। तो कितना आ जाता? 26 मोल आ जाता। अब यहाँ पर हम कणों की संख्या से मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है? n बराबर n/n0। यहां पर कणों की संख्या कितनी है? 12.044 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रो संख्या कितनी है यहां पर? n0 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने मोल आ जाएंगे यहाँ पर? 2 मोल आ जाएंगे। यदि हम यहाँ पर, तो अभी हमने कणों की संख्या से मोल संख्या निकालना देखा। अब मोल की संख्या यदि पता है तो हम मोलर द्रव्यमान m भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सूत्र में थोड़ा परिवर्तन होगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? n गुणा कैपिटल M। अब द्रव्यमान का परिकलन करते हैं हम। तो 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यहाँ पर स्मॉल n मोलों की संख्या है 0.5, कैपिटल M है 28, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है, अणु के रूप में है। तो नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 28 होता है। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुणा स्मॉल n। तो कितना हो जाएगा? 28 गुणा 0.5। तो कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। तो नाइट्रोजन गैस का अणु है तो कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। तो उसके अगर कितने मोल हैं? 0.5 मोल हैं नाइट्रोजन गैस के अणु के, तो उसका द्रव्यमान होगा 14 ग्राम। अब यदि नाइट्रोजन गैस का परमाणु है और उसके 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो स्मॉल n पता है 0.5 है, और द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन गैस का?
परमाणु वाली अवस्था में है तो 14 होता है। अभी हमने देखा था, सीखा भी था, 7 + 7 14 तो 14 होता है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान का सूत्र है स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल n। तो कितना हो जाएगा? 14 गुणित 0.5 तो कितना हो जाएगा? 7 ग्राम। तो नाइट्रोजन गैस परमाणु के रूप में है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 7 ग्राम। कितने मोल का? 0.5 मोल का। और 1 मोल का कितना होता? 14 ग्राम हो जाता है 1 मोल का। तो आधा मोल लिया है अभी हमने। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस परमाणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना, तो कितना द्रव्यमान आएगा? 7 ग्राम। तो आज हमने इस अध्याय में यौगिकों के सूत्र लिखना, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कैसे याद रखें, आणविक द्रव्यमान, इकाई सूत्र द्रव्यमान, मोल संकल्पना और कुछ आंकित प्रश्न हल किए। आशा है आप सभी को समझ में आए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।